friends. Your subject is International Business Management and today's topic is Comparative Cost Theory and International Product Life Cycle Theory. इससे अभी हम जो रिसेंटली डिस्कस कर रहे हैं वो हम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं। जो हम रिसेंटली डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्या किया है हमने, जो इससे पहला वाला लेक्चर था उसमें हमने दो थ्योरीज आपकी डिस्कस की थी, मर्केंटिलिज्म थ्योरी और दूसरी हमने करी थी आपकी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। अब जो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो करेंगे कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, ठीक है, और सेकंड वन हम करेंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। अब जो आपका कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी बेसिकली क्या होता है, वो आपकी एक प्रिंसिपल पर आपकी बेस्ड होती है। प्रिंसिपल पर किस तरीके से बेस्ड होती है कि भाई जब हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं या कोई भी जो डिफरेंट कंट्रीज जो होती हैं जो आपकी प्रोडक्शन करती हैं वो उनमें कहीं ना कहीं एक कॉस्ट डिफरेंस होता है। कॉस्ट डिफरेंस का मतलब ये कि कोई उस यूनिट को 50 रुपए में प्रोड्यूस करती है, कोई उस यूनिट को 60 रुपए में प्रोड्यूस करती है। तो वहां पर यदि हम बात करें तो दोनों के बीच में एक कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज वहां पर होती है। भाई कोई 50 रुपए में प्रोड्यूस कर रहा है, कोई 60 रुपए में प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा कि दोनों की कॉस्ट के अंदर वेरिएशन हुआ। क्या हुआ? दोनों की कॉस्ट के अंदर वेरिएशन हुआ, जिससे क्या हो रहा है कि वहां पर जो कॉस्ट वेरिएशन है उसमें जो कम प्राइस पर वहां पर यूनिट से प्रोड्यूस कर रहा है वो वहां पर ज्यादा बेनिफिट लेता है। अब जो ये डिफरेंस जो आ रहा है, जो आपकी कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी की दो कंट्रीज हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं और उनकी कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है, वो हो रहा है। उसके बहुत सारे आपके रीजन है कि भाई ड्यू टू द जियोग्राफिकल एरिया, हो सकता है कि दोनों के जो आपके जियोग्राफिकल एरियाज हैं वो आपके दोनों के डिफरेंट हो। दूसरा, कहीं पर लेबर जो है चीप रेट में मिल रही है, किसी कंट्री के अंदर जो है आपकी लेबर वो चीप रेट में आपकी नहीं मिल रही है। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स होते हैं। कहीं पर रॉ मटेरियल चीप रेट में मिल रहा है, तो हो सकता है कि कहीं पर रॉ मटेरियल आपका चीप रेट में ना मिल रहा हो, ठीक है। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स थे जिनके बिहार पर क्या हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जब वो डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनकी कॉस्ट में वहां पर डिफरेंस आपका आता है। इसमें देखो सिंपली लिखा हुआ है डिफरेंसेस इन क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, जियोग्राफिकल सिचुएशन, एफिशिएंसी ऑफ लेबर, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके यहाँ पर जो है जो कंपैरेटिव कॉस्ट होती है दो कंट्रीज के बीच में किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें वहां पर आपका डिफरेंस आता है। अब जब हम आगे बात करेंगे कि बेसिकली जैसे आपकी इससे पहले वाली थ्योरी थी वो आपकी एडम स्मिथ ने प्रोपाउंड की थी, उसने डेवलप की थी, और ये थ्योरी जो डेवलप की है वो आपकी की है रिकार्डो ने, डेविड रिकार्डो ने आपके एक इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने आपकी इंटरनेशनल ट्रेड की एक कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी को उन्होंने प्रोपाउंड किया, उसे उन्होंने प्रोड्यूस किया। उन्होंने भी सिंपल इसमें यही लिखा हुआ है कि जो भी कंट्री जिस भी प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होगा वो वहां पर ऑब्वियसली कॉस्ट कंपैरेटिव एडवांटेज का बेनिफिट उसे मिलेगा। तो सिंपल इसे दो लाइन में समझिए थ्योरी होती क्या है कि एक तो पहला एडम स्मिथ ने इसे प्रोपाउंड किया, दूसरा क्या किया कि जब दो कंट्रीज आपका सेम कोई या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती हैं, सेम प्रोडक्ट्स बनाती हैं, 2 या 3 प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वहां पर कोई ना कोई कंट्रीज जो है एक कॉस्ट एडवांटेज लेता है। कंपैरेटिव कॉस्ट उसकी दूसरे के कंपैरिजन में आपकी कम होती है। क्यों होती है कि कहीं लेबर का फर्क आपका पड़ सकता है, क्लाइमेट का फर्क आपका पड़ सकता है और आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन का वहां पर फर्क पड़ सकता है। अब आगे इसमें है आपके कुछ कि भाई एजम्पशंस ऑफ द थ्योरी। जब हम इस थ्योरी की बात करते हैं तो इसके आपके कुछ एजम्पशंस हैं। जब हम एजम्पशंस ऑफ थ्योरी की बात करते हैं तो इसके आपके कुछ एजम्पशंस हैं। जैसे पहला एजम्पशंस है जो डेविड रिकार्डो ने कहा कि भाई यदि ये एजम्पशंस फॉलो हो रहे हैं तो ये थ्योरी आपकी वहां पर जो है
प्रॉपरली आपकी एप्लीकेबल होगी। और यदि ये assumptions नहीं है तो ये थ्योरी, इसका जो भी उन्होंने कंक्लूजन दिया, जो भी उन्होंने इसका रिजल्ट दिया, वो वहां से आपका अलग, मतलब एक तरीके से लाइन पर वहां पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे इन्होंने पहला कहा कि भाई देयर आर ओनली 2 कंट्रीज से ए और बी। इस थ्योरी के लिए assumptions क्या है, जैसे हम इकोनॉमिक्स की थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं, हर थ्योरी के अंदर assumptions होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी assumptions हैं। पहला assumptions उन्होंने क्या कहा कि भाई इस थ्योरी के लिए 2 कंट्रीज का होना मस्ट है, कंपलसरी है। क्या? कंट्री आपका ए और कंट्री आपका बी। दूसरा उन्होंने क्या किया कि दे प्रोड्यूस द सेम 2 कमोडिटी एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई का मतलब क्या कि जो आपका ए कंट्री है वो भी एक्स और वाई कमोडिटी प्रोड्यूस करे, और जो आपका बी कंट्री है वो भी आपकी एक्स और वाई कमोडिटी वहां पर प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट है टेस्ट आर सिमिलर इन बोथ कंट्रीज। जो भी लोगों का टेस्ट है या प्रेफरेंस है रिगार्डिंग बोथ प्रोडक्ट्स, वो आपका वहां पर सिमिलर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है? लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम यहाँ पर केवल जो लेबर फैक्टर होगा उसे कैलकुलेट करके चलेंगे प्रोडक्शन के अंदर, बाकी आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और भी होते हैं। लेकिन जब हमने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया तो हमने केवल यहाँ पर क्या, एक लेबर जो फैक्टर है उसे ही कंसीडर करके हम चले। आगे है ऑल लेबर यूनिट्स आर होमोजीनियस। जितनी भी आपकी लेबर यूनिट्स हैं वो आपकी होमोजीनियस इन नेचर होनी चाहिए। होमोजीनियस इन नेचर का मतलब क्या है? लगभग सेम, एक जैसे उनके अंदर स्किल्स होने चाहिए, एक जैसे उनके अंदर वर्किंग कैपेसिटी वहां पर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है द सप्लाई ऑफ लेबर इज अनचेंज। जो भी लेबर की सप्लाई है वो अनचेंज होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज 4 लेबर आ जाए, कल बदलकर दूसरी 4 लेबर कर दी, परसों बदलकर फिर दूसरी 4 लेबर कर दी, या उसे बदलकर आप कोई दूसरी लेबर वहां पर लेकर आ जाते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि जो आपकी लेबर है, लेबर को आपको अनचेंज वहां पर रखना पड़ेगा। आगे जो इसमें है आपका वो है एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन कॉस्ट। जो मैंने आपको बात करी थी, तो ये मैंने एक टेबल है जिसके थ्रू मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई किस तरीके से दोनों कंट्रीज जो है कॉस्ट, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज यहाँ पर लेकर चलते हैं। जैसे क्या कि ए कंट्री है वो कमोडिटी एक्स जो है, ठीक है, कमोडिटी एक्स जो प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका बेसिकली कितनी 10 लेबर लेकर कर रहा है, ठीक है, और कमोडिटी वाई 5 लेबर लेकर कर रहा है, ठीक है। ये 5 है और ये आपका क्या कितने में कर रहा है? 10 में कर रहा है। तो जो जहां पर आपकी कम लेबर लेकर चल रहा है वो वहां पर उस प्रोडक्ट के अंदर एक कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज गेन करके चल रहा है। इसके आगे जो आपकी थ्योरी है वो है आपकी इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। आपने बेसिकली PLC पढ़ा होगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मार्केटिंग के अंदर आप पढ़ते हो। और उसमें जो आप पढ़ते हो उसमें आप बेसिकली 4 स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की पढ़ते हो, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, आपकी मैच्योरिटी आपकी होती है, और इसके अलावा आपकी डिक्लाइन स्टेज होती है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी की बात करेंगे तो वहां पर हम बेसिकली हमारी 3 स्टेज होती हैं, जिन 3 स्टेज को हम कंसीडर करके वहां पर चलते हैं। तो हम इसकी बात करते हैं जो आपका इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है। ये बेसिकली ये जो थ्योरी है आपकी, ये आपकी थ्योरी प्रोपाउंड की रेमंड वर्न भी आपके एक ऑथर थे जिन्होंने ये थ्योरी 1960s में एक्सप्लेन की है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उन्होंने क्या कहा है कि जिस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट के अंदर अपनी 4 फेजेस फेस करता है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और आपकी डिक्लाइन स्टेज, इसी तरीके से जब वो इंटरनेशनली कोई भी मार्केट के अंदर जाता है तो वो वहां पर 3 स्टेज कंटेन करके चलता है। इसीलिए हम इसे 3 स्टेज थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? जो आपकी इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसे हम 3 स्टेज थ्योरी भी हम
कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जब आप इंटरनेशनली जाते हो तो आपकी 3 स्टेज होती है। इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि भाई द साइकिल डिस्क्राइब्स हाउ अ प्रोडक्ट mature and decline as a result of internationalization. There are 3 stages contained in the theory. अब इसमें सबसे आपकी 3 स्टेज होती है। फर्स्ट होती है द न्यू प्रोडक्शन इंट्रोडक्शन, सेकंड आपकी होती है मैच्योरिटी और थर्ड वन आपकी होती है स्टैंडर्डाइजेशन। थर्ड वन आपकी क्या होती है? स्टैंडर्डाइजेशन। न्यू प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली हम इंटरनेशनली मार्केट के अंदर जाकर उसे हम इंट्रोड्यूस कराते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। जब हम उसे इंटरनेशनली मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो हम उसे एक तरीके से अपनी फर्स्ट स्टेज कहते हैं। ठीक है। सेकंड स्टेज जो है यहाँ पर इन्होंने मैच्योरिटी स्टेज दी हुई है, लेकिन इन दोनों के बीच में भी यदि हम बात करें तो एक ग्रोथ स्टेज भी होती है। ठीक है। वो आपकी इंटरनेशनली बेसिकली होती है। वो कब होती है? कि जब आपका प्रोडक्ट जो है इंट्रोडक्शन स्टेज से आगे निकल जाता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आपके 70 और 80% जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपके जो इंट्रोडक्शन स्टेज होती है वो वहीं पर आपके फेल हो जाते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन हुई, आपकी ग्रोथ हुई, उसके बाद आपकी आई मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट मैच्योर हो जाता है और आप कहीं पर भी इंटरनेशनली आप अपने बिजनेस को सर्वाइव कर लेते हो और वहां पर आप प्रॉफिट गेन करते हो। अब होता क्या है कि जब एक मैच्योरिटी स्टेज आती है तो उसके बाद आपकी एक डिक्लाइन स्टेज स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? आपकी एक डिक्लाइन स्टेज जो होती है वो आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पर हमें क्या करना होता है कि जब वो सपोज करो डिक्लाइन स्टेज स्टार्ट होती है तो हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना होता है और प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइजेशन अपना करना होता है। हमें दिख रहा है कि भाई हमारा प्रोडक्ट अब मैच्योरिटी स्टेज पर आया है तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन स्टेज में ना जाए। तो हम वहां पर प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करेंगे बाय द इनोवेट न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजीज या अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रेफरेंस या टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसे वहां पर चेंज करेंगे प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेंगे, उसे हम एक तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस वहां पर करेंगे जिससे कि क्या हमारा प्रोडक्ट जो है वो नीचे ना जाए। ठीक है। नीचे में देखो नॉर्मली होता है कोई भी कंपनी है उसका कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी कंपनी आप A to Z आप ले सकते हो कि जब किसी कंपनी ने जैसे जैसे ग्रोथ करती गई है वो ऊपर को तो उसमें मैच्योरिटी स्टेज भी आई है। मैच्योरिटी स्टेज क्या होती है कि जब एक पीक पॉइंट से आप ऊपर नहीं जा पाते हो, धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन वहां पर भी आप प्रॉफिट गेन करते हो क्योंकि जब आप यहाँ से प्रॉफिट लेते लेते यहाँ पहुंचे तो यहाँ तक आते आते भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जब उस लाइन से आप नीचे चले जाओगे तो आपकी वो एक तरीके से डिक्लाइन स्टेज हो जाती है। बॉल होती है, आप किसी भी बॉल को आप ऊपर थ्रो करते हो तो वो भी हमेशा क्या होती है एक हाइट तक जाती है और एक हाइट से उसे नीचे आना होता है। सेम केस किसी भी प्रोडक्ट का है। हर प्रोडक्ट की एक अपनी ग्रोथ स्टेज होती है, एक आपकी मैच्योरिटी स्टेज होती है और उसके बाद उसे नीचे आना होता है। क्यों आना होता है? कस्टमर उस प्रोडक्ट से उब जाते हैं, उनके टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाते हैं, उन्हें नए तरीके का प्रोडक्ट चाहिए तो आप उसे लंबे समय तक प्रोडक्ट को आप नहीं चला सकते। तो ये आपकी बेसिकली 2 थ्योरीज थी। फर्स्ट वन थी आपकी कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी और दूसरी थी आपकी इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। थैंक यू।